Hello everyone, I am Navneet Chhabra. I'll be taking up the discussion of polity section of अनुभव 5. इस डिस्कशन के हमारे 3 डायमेंशन होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन. Secondly, we will also explore if there is any possibility of solving a question simply by logic rather than relying on the information. हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं होगा, बट जहां भी पॉसिबिलिटी होगी वी विल टॉक अबाउट दैट. थर्डली, we will talk about the peripheral topics which are related to the core theme of the question. जो कोर थीम है उससे हमने एक सवाल पूछ लिया, बट ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ पेरिफेरल टॉपिक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट लिस्ट देम डाउन. वो आपके लिए एक चेकलिस्ट की तरह होगा. अगर आपने उसे प्रिपेयर कर लिया है दैट्स गुड, अगर आपने नहीं किया है एंड इफ टाइम परमिट्स यू शुड डू, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स. एक्सपल्शन एंड सस्पेंशन ऑफ एमपीज का डिफरेंस पूछा गया है. करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या था? सो बेसिकली आप सबको पता है कि 141 लोकसभा एमपीज थे, उन्हें सस्पेंड किया गया था. सेकेंडली, महुआ मोइत्रा जी का केस था जिन्हें एक्सपेल किया गया था. सो इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर में. सो एक कंपैरेटिव एनालिसिस की तरह पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. पहले हम ये करेंगे कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन स्टेटमेंट्स को हम ब्रीफली देख लेंगे, उसके बाद टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे. यहां पे जो डिफरेंस है एक्सपेल्शन और सस्पेंशन का, आपको 3 पैरामीटर पे पता होना चाहिए. फर्स्टली मीनिंग का डिफरेंस, सेकंड प्रोसेस क्या है, एंड थर्ड इंपैक्ट में क्या डिफरेंस है. मीनिंग जो है वो ऑब्वियसली आपको वर्ड से पता चल रहा है कि भाई अगर सस्पेंशन ऑफ एमपी है इट मींस टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम द हाउस. लेकिन एक्सपेल्शन जो है दैट इज परमानेंट. यू विल नो लॉन्गर बी एमपी अगर आपको एक्सपेल कर दिया गया है. आप फ्यूचर में दोबारा इलेक्ट होकर आ सकते हैं, बट अभी के लिए तो आपका समय समाप्त होता है, राइट. अच्छा, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एक्सपल्शन की पावर है, सस्पेंशन की पावर है, स्पीकर कैन सस्पेंड अ लोकसभा एमपी वेयर एज द पावर ऑफ एक्सपल्शन रेस्ट विद द हाउस. ये स्टेटमेंट सही है. इन केस ऑफ सस्पेंशन, स्पीकर ऑन इट्स ओन, अगर वो राज्यसभा एमपी है तो चेयरमैन ऑन इट्स ओन कैन सस्पेंड. देयर आर अदर प्रोसेसेस ऑफ सस्पेंडिंग जहां पे स्पीकर और हाउस दोनों का रोल आने वाला है, विल टॉक अबाउट इट. बट देयर आर वेज जिसमें स्पीकर या चेयरमैन खुद ऑन इट्स ओन कैन सस्पेंड. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सपल्शन, इसकी पावर इज ओनली विद द हाउस. हाउस का मतलब कलेक्टिव डिसीजन होगा, एक रिजोल्यूशन पास होगा, देन ओनली अ पर्टिकुलर एमपी कैन बी एक्सपेल्ड. डिटेल प्रोसेस बाद में बात करेंगे. तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट प्रोसीजर ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एमपीज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयरएज सस्पेंशन इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाउसेस. ये स्टेटमेंट गलत है. दोनों ही प्रोसेस, चाहे वो सस्पेंशन है चाहे एक्सपल्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोसेस नहीं मेंशन की गई है. इनफैक्ट ये वर्ड भी आपको नहीं दिखेगा, राइट. सो ये दोनों ही, चाहे सस्पेंशन है और एक्सपल्शन है, दोनों की प्रोसेस रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाउसेज में है. लोकसभा के अपने रूल्स ऑफ है, लोकसभा है रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग, राज्यसभा के भी अपने रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग है. सो उन रूल्स में ये मेंशन किया गया है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सस्पेंडेड एमपीज कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. ये कैन नॉट अटेंड. ये स्टेटमेंट सही है. सो बेसिकली आंसर होगा आपका ओनली 2. डिटेल्स देखने से पहले यहां पे एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉजिक एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन जाने बिना भी क्रैक किया जा सकता था क्वेश्चन. पार्शली यस. देखिए, आपको सस्पेंशन और एक्सपल्शन का जो मीनिंग है वो लिटरल वर्ड मीनिंग से पता चल रहा है कि सस्पेंशन इज समथिंग टेम्पररी और एक्सपल्शन जो है दैट इज स्ट्रिक्टर, वो परमानेंट है, राइट. अगर आप इतना भी गेस कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को क्रैक करने की. देखिए, चाहे सस्पेंशन हो चाहे एक्सपल्शन है तो हाउस के अंदर का मैटर, राइट. तो या तो इसकी पावर स्पीकर के पास होगी या हाउस के पास होगी, राइट. पार्लियामेंट्री कमिटीज ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कर सकती है, फाइनल डिसीजन तो नहीं ले सकती. फाइनल डिसीजन की पॉसिबिलिटी ओनली 2, देयर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो स्पीकर या हाउस. अब देखिए, जो सस्पेंशन है दैट इज अ लेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट क्योंकि टेम्पररी है, राइट. तो ये एक इंडिविजुअल स्पीकर या चेयरमैन को ये पावर दी जा सकती है. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सपल्शन, समथिंग विच इज परमानेंट, अगर वो पावर एक इंडिविजुअल को दे दी जाएगी, देयर आर चांसेस ऑफ अब्यूज, राइट. सो लॉजिकली सोचा जाए तो वो पावर एक कलेक्टिव डिसीजन पे होनी चाहिए रादर देन एक इंडिविजुअल. तो ये लॉजिकली पॉसिबल था इसको डिडक्ट करना. सेकेंडली, भी लॉजिकली किया जा सकता था सेकंड स्टेटमेंट भी. देखिए, पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग की डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ब्रॉडर स्ट्रक्चर दिया गया है कि भाई पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, प्रेसिडेंट है, लोकसभा की पावर क्या है, राज्यसभा की पावर क्या है, बिल्स को पास करने की प्रोसेस क्या है.
ये सिर्फ ब्रॉडर चीजें लिखी गई है, जो डिटेल कंडक्ट ऑफ बिजनेस की प्रोसेस है, दे आर नेवर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉजिकली भी आपका गेस यही होना चाहिए था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में होगा। थर्ड जो है, अगर आप देखें कि ये पार्लियामेंट्री मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सस्पेंडेड एमपी। देखिए, ओवर थिंकर्स शायद ये स्टेटमेंट गलत कर दें, बट जो सिंपली जा रहे हैं कि भाई अगर आपको हाउस से एब्सेंट होने कहा गया है, तो आप पार्लियामेंट्री मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं। बट जो ओवर थिंकर हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है, वो सोचेंगे इतना सिंपल तो होगा नहीं, हो सकता है नॉर्मल प्रोसीडिंग अटेंड नहीं कर सकते हो बट पार्लियामेंट्री मीटिंग करते हो। सो दैट इज वेयर यू कैन गेट दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, अदरवाइज सिंपल लॉजिक से ये भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब डिटेल्स पे आ जाते हैं, सस्पेंशन की प्रोसेस की बात करते हैं। सस्पेंशन की डिटेल्ड प्रोसीजर के आर्टिकल ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में लिखे गए थे। स्टैटिक में हम ये नहीं पढ़ते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज यू शुड नो। यहां पे बहुत सारे रूल्स आपको लिखे गए हैं। ये रूल्स बेसिकली रूल्स ऑफ लोकसभा के हैं। राज्यसभा में इनका रूल नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। एज आई टोल्ड यू दैट सस्पेंशन, द प्रोसीजर ऑफ सस्पेंशन इज गिवन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, राइट। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा के अलग है, राज्यसभा के अलग है। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये लोकसभा के हैं, राज्यसभा के नहीं है, बट आपको रूल्स याद रखने भी नहीं है, राइट। ऑल यू हैव टू फोकस इज ये वाला जो कंटेंट पार्ट है, दैट्स इट। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यहां लिखा गया है। नाउ सी, देयर आर 3 रूल्स इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा जहां पे सस्पेंशन ऑफ एमपी का मेंशन होता है। फर्स्ट इज जहां पे स्पीकर अपने आप खुद से कर सकते हैं। सो द ड्यूटी ऑफ स्पीकर इज दिस, दैट ही हैज टू इंश्योर that house is conducted in a smooth manner. But मान लीजिए if a particular MP is engaging in a disorderly behavior, जो कंडक्ट है उसमें कुछ लेट्स से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं किन्हीं मेंबर का बिहेवियर, इन दैट केस स्पीकर हैज अ पावर अंडर रूल नंबर 373 दैट ही कैन फोर्स अ मेंबर टू विथड्रॉ फ्रॉम द हाउस। कितने समय के लिए? फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीटिंग। रिमाइंडर ऑफ द सीटिंग का क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए अगर सुबह 12:30 बजे किसी एमपी को सस्पेंड किया गया है अंडर रूल नंबर 373, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सिटिंग के लिए सस्पेंड रहेंगे, नेक्स्ट डे वो आ सकते हैं। सो दिस इज द लीनियंट, द मोस्ट लीनियंट सस्पेंशन। ये कौन कर सकता है? सिंपली स्पीकर, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर राज्यसभा है तो ऑब्वियसली चेयरमैन। अब आ जाते हैं रिलेटिवली स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। मान लीजिए इन मेंबर का जो बिहेवियर है that is even more problematic. That member of parliament is disrespecting the chair of the house or abusing the rules of the house. In that case, there is rule number 374, जिसमें the first step is this, that the speaker or the chairman will name a person, name that particular member who is engaging in this behavior, and then house will discuss the conduct of that person, that member, through a motion. जब हाउस ने वो मोशन अडॉप्ट कर लिया तब उस एमपी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो सस्पेंशन है ये स्ट्रिक्टर है, ये रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, मतलब जो आपका पार्लियामेंट्री सेशन है पूरा जिसमें मल्टीपल सिटिंग्स हैं, उस पूरे सेशन के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। बट एक और केस है विच इज रूल नंबर 374A। ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 2001 में। देखिए, व्हाट इफ मान लीजिए कि जो एमपी का बिहेवियर है दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, बट speaker wants to take an urgent action. Speaker does not want to wait. He does not want to wait for the house to adopt a motion. उस केस में स्पीकर रूल नंबर 374 को यूज कर सकते हैं। स्पीकर विल जस्ट नेम दैट पर्टिकुलर मेंबर जो इस बिहेवियर में इंगेज कर रहे हैं, एंड विदाउट एडॉप्शन ऑफ एनी मोशन बाय द हाउस वो मेंबर विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बट ये सस्पेंशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है सेकेंड कंडीशन की तरफ। दिस सस्पेंशन विल बी फॉर 5 सिटिंग्स। ठीक, तो ये 3 रूल्स हैं जिनसे सस्पेंशन होता है। नाउ देयर इज अ टर्म दैट आई वाज यूजिंग, नेमिंग ऑफ अ मेंबर। दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल फ्रेज, ये एक टेक्निकल फ्रेज है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है यूपीएससी में कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स व्हाट डज द टर्म नेमिंग ऑफ अ मेंबर सिग्निफाई। नेमिंग ऑफ अ मेंबर का कॉन्टेक्स्ट यही रहता है जब किसी मेंबर पे को सस्पेंड करना है। So the first step is that the speaker will name that member, right? So naming of member please याद रखिएगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। अच्छा, अब इंपैक्ट क्या है सस्पेंशन के? सो आप पार्लियामेंट्री चैम्बर्स में, पार्लियामेंट्री गैलरीज में यू कैन नॉट एंटर इफ यू आर सस्पेंडेड, एंड इफ यू कैन नॉट एंटर देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री मीटिंग्स। अगर आप उसके मेंबर भी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
आप पार्लियामेंट्री कमिटीज के इलेक्शन में भी वोट नहीं कर सकते। इनफैक्ट देयर विल नॉट बी एनी आइटम लिस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द हाउस। हर दिन जब भी पार्लियामेंट्री की सिटिंग होती है किसी भी हाउस की, तो उसका एक डे बिजनेस रेडी किया जाता है उस पर्टिकुलर डे का। नथिंग विल बी मेंशन्ड इन योर नेम। यू कैन नॉट गिव एनी नोटिस फॉर एनी बिल, फॉर एनी क्वेश्चन, फॉर नथिंग, राइट। सो ये सारी रेस्ट्रिक्शन है आप पे, अगर आप सस्पेंडेड है तब। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी है। सैलरी तो आपको मिलती रहेगी, बट द अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस यू विल नॉट गेट। सो इट हैज सर्टेन फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस टू। अब बात करते हैं एक्सपल्शन की, विच इज मोर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, जो कि परमानेंट है। अगर आप एक्सपेल कर दिए गए हैं देन यू आर नो लॉन्गर अ मेंबर। ठीक, इसकी पावर किसके पास है? अगेन एज आई सेड कि इट्स अ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, तो इसकी पावर जो है दैट विल बी थ्रू अ कलेक्टिव डिसीजन। हाउस रिजोल्यूशन पास करेगा दैट दिस पर्टिकुलर एमपी शुड बी एक्सपेल्ड, ओनली देन दैट मेंबर कैन बी एक्सपेल्ड। बट हाउस जनरली ये दो पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिकमेंडेशन पे करता है। फर्स्ट इज कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, सेकेंड इज कमिटी ऑन एथिक्स। एथिक्स कमिटी भी, जो महुआ मोइत्रा जी का एक्सपल्शन हुआ था वो एथिक्स कमिटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था, ना कि कमिटी ऑन प्रिविलेजेस की। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इन दोनों ही कमिटी का डिस्कशन हमने डिटेल में ऑलरेडी अनुभव 3 के समय में किया है कि भाई कंप्लेन कैसे जाती है, फिर आगे प्रोसीजर क्या होता है। जस्ट टू रिकैप, एक कमिटी ऑन एथिक्स का एक छोटा सा केस देख लेते हैं। सो एथिक्स कमिटी पे मान लीजिए किसी मेंबर का बिहेवियर जो है दैट इज अनएथिकल, अनएथिकल डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, अब इनके अगेंस्ट कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? एनीवन, इवन समवन हु इज नॉट अ मेंबर कैन फाइल अ कंप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑफ अ एमपी। बट याद रखिएगा, कंप्लेन विल ऑलवेज गो थ्रू एमपी, देन इट विल गो टू स्पीकर। तो अल्टीमेटली कंप्लेन जानी है पहले स्पीकर के पास, स्पीकर ट्रांसफर करेंगे एथिक्स कमिटी को, लेकिन स्पीकर के पास जो कंप्लेन जाएगी दैट विल ऑलवेज बी थ्रू अ मेंबर, और स्पीकर फिर एथिक्स कमिटी को देंगे कंप्लेन। अच्छा, अगर आप नॉन मेंबर हैं देन व्हाट यू विल डू, यू कैन कंप्लेन बट यू हैव टू गो थ्रू द रूट ऑफ मेंबर्स। एथिक्स कमिटी ने अब मान लीजिए रिकमेंड कर दिया कि भाई इन मेंबर को निकाल दिया जाना चाहिए, दिस पर्टिकुलर मेंबर शुड बी एक्सपेल्ड। अब इसके बाद हाउस डिस्कस करेगा थ्रू अ मोशन। इफ हाउस डिसाइड्स कि इसको एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए देन दैट मेंबर कैन बी एक्सपेल्ड। एथिक्स कमिटी जस्ट रिकमेंड करती है, चाहे वो प्रिविलेजेस कमिटी हो, इट कैन जस्ट रिकमेंड, अल्टीमेट डिसीजन विल बी दी हाउस। तो ये हो गई इनकी प्रोसेस। इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट सिंपल है भाई, अगर आप मेंबर ही नहीं रहे तो कुछ भी नहीं बचा, राइट। बट रिमेंबर, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर फ्यूचर इलेक्शंस। आप बाद में इलेक्शन से होके इलेक्ट होके दोबारा आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। एक केस स्टडी दी थी, एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? सो अगर आप देखेंगे अराउंड 2017, 18, 19 इन 3 ईयर्स में यूपीएससी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछती थी, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉलिटिकल आइडियल्स लाइक लिबर्टी, लाइक इक्वालिटी। ये जो थोड़े से पॉलिटिकल आइडियल्स वाले क्वेश्चन होते थे, जनरली हम इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते थे, बट वो 3 ईयर में लगातार आए। अब ये क्वेश्चन, इफ यू नो कि लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, इफ यू एग्जैक्टली नो देन इट्स अ केक वॉक, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दे नो द डिफरेंस बट दे नो इट वेरी वेगली। Before talking about the difference, I want to show you few questions from the PYQ. जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2019 का, इसमें पूछा गया है कि आप इसमें से लिबर्टी की कौन सी डेफिनेशन को मोस्ट अप्रोप्रिएट मानते हैं। इसमें निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी की बात नहीं की गई है, बट वन ऑफ द ऑप्शन is basically referring to negative liberty and one of the option is referring to positive liberty. जब हम डिफरेंस समझ लेंगे फिर से ये देखेंगे कि इनमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। यूपीएससी ने करेक्ट आंसर दिया था पॉजिटिव लिबर्टी की जो डेफिनेशन है उसको। ठीक, अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन था लॉ एंड लिबर्टी के रिलेशन पे। ये हम पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसके दौरान पे, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आफ्टर दिस डिस्कशन कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें एंड if possible you can share your answer in the comment. ये CSAT में क्वेश्चन आया था इंटरेस्टिंगली। ये क्वेश्चन जिस
पे बात कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव लिबर्टी। तो ऑल्दो यूपीएससी ने आज तक टर्म यूज नहीं किया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, बट दे हैव टॉक्ड अबाउट द कंटेंट ऑफ इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिबर्टी क्या है? लिबर्टी सिंपल टर्म्स में स्टेट ऑफ बीइंग फ्री इन अ सोसाइटी। बट ये फ्री क्या है? फ्रीडम साउंड सिंपल बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। थ्रू आउट हिस्ट्री मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आए हैं कि हम फ्री किसको बोल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं विच विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है। इमेजिन अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अ रिमोट विलेज ऑफ इंडिया। That person is not having very sound economic condition. This person aspires to become a civil servant. No one is putting any external restraint on this person. Family कह रही है आपको जो करना करो. Family is not pressurizing कि ये मत करो. Society, neighborhood, no one is putting any pressure. They are saying whatever you want to do it on your own will. Is this person free to pursue his dream? अगर आप हां कह रहे हैं देन यू आर प्रोपोनेंट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। प्रोपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी से कि इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, इफ नो वन इज restricting a person from outside, then that person is free as per the proponents of negative liberty. But is this person really free to pursue his dream? What about his capability? There is no availability of resources, there is no good educational institute, there is no penetration of internet अगर मान लीजिए, then does this person does he have the resources? जब तक आपके पास कुछ बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज नहीं होंगे, नो मैटर इवन इफ यू वांट टू परस्यू समथिंग, यू विल नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू परस्यू दैट। सो पॉजिटिव लिबर्टी वाले लोग कहते हैं दैट लिबर्टी इज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज पर ओन विल एंड फुलफिल वंस ओन पोटेंशियल। तो अगर आप इनके पास वो कंडीशन, बेसिक मिनिमम कंडीशंस नहीं रखेंगे, देन दैट पर्सन इज नॉट फ्री एज पर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी। अच्छा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों टर्म आया? बिकॉज नेगेटिव लिबर्टी एब्सेंस की बात कर रही है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं है, समथिंग इज एब्सेंट, देन दैट पर्सन इज फ्री। पॉजिटिव इसे क्यों कह रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी को? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सोशल कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटी। इससे आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी के लिए स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए, ज्यादा चाहिए, बिकॉज स्टेट हैज टू क्रिएट दैट कंडीशंस। नेगेटिव लिबर्टी के लिए स्टेट को सिर्फ दूर रहना है, इट हैज टू रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शंस, राइट? अच्छा, ये है कॉन्सेप्ट। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन के टर्म में बात हो, कंस्ट्रेंट्स के टर्म में बात हो, अगर वो बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव लिबर्टी घट रही है। इफ रिस्ट्रेंट्स आर डिक्रीजिंग तो नेगेटिव लिबर्टी बढ़ रही है, राइट? लेकिन अगर पॉजिटिव लिबर्टी के टर्म में बात करना है, देन रिस्ट्रेंट का डिस्कशन नहीं होगा, देन सोशल कंडीशंस का डिस्कशन होगा। क्या आप उसे रिसोर्सेज दे रहे हैं, क्या आप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट? अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। अब देखिए, ये सिंपली कह रहा है कि पब्लिक ऑफिस के लिए कंटेस्ट करने के लिए एक लॉ लाया गया है कि यू हैव टू डू सर्टेन ईयर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस। अगर आप ये करते हैं देन ओनली यू आर फिट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब क्या लगाया जा रहा है? एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, एक कंस्ट्रेंट लगाया जा रहा है बिफोर एक्टिंग ऑन वंस ओन विल। क्योंकि रिस्ट्रेंट बढ़ रहे हैं तो लिबर्टी रिड्यूस हो रही है, बट कौन सी लिबर्टी? नेगेटिव लिबर्टी। क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी डील करती है रिस्ट्रेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस से। सो लिबर्टी तो डिक्रीज हो रही है, बट नेगेटिव लिबर्टी रिड्यूस हो रही है। पॉजिटिव लिबर्टी का यहां पे कोई रोल ही नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो सोशल कंडीशंस और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करती है, ना कि रिस्ट्रेंट के बारे में। अब इन क्वेश्चन को वापस देखिए, जो 21 आपको यहां पे दिख रहा है 2019 का क्वेश्चन, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अगर आप बी ऑप्शन को देखें तो ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये नेगेटिव लिबर्टी है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। और यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया था, ठीक? ये पॉजिटिव लिबर्टी का पूरा डेफिनेशन है। अगर आप देखें, इसका आंसर डी है। लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब यहां पे आप पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर इफ यू फाइंड आउट, प्लीज शेयर इट इन कमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये घूम फिर के किसी और तरीके से कॉन्सेप्ट में आ सकता है। आई विल नॉट टेल यू द आंसर हियर। ये 2018 का है,
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? देखिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई में 10 इयर्स पहले आया था 2014 में, बट इन द लास्ट 2 to 3 years देयर इज अ पैटर्न। यूपीएससी अपने डिफरेंट एग्जाम में 1 by 1 कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्वेश्चन फिर से पूछ रही है। सीएपीएफ में भी पिछले 3 साल में पूछा है, सीडीएस में भी आया है, और भी कुछ डिफरेंट एग्जाम में यूपीएससी ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का टॉपिक एक्सप्लोर किया। सो दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड कि अगर वो ट्रेंड एमुलेट होता है दोबारा तो एक क्वेश्चन टेस्ट कर लिया जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता क्या है? So it's basically a secretariat assistance. It provides secretariat assistance to the union cabinet. इसके और भी functions हैं, हम डिटेल में बात करेंगे, बट पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट बहुत साल पहले यूपीएससी ने एक सवाल यह भी पूछा था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, राइट? और उसमें एक ऑप्शन था पीएम के अंडर, ठीक? या आई थिंक उनका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, आई एम स्लाइटली फॉरगेटिंग, उनका शायद स्टेटमेंट ये था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर आता है, एंड दैट स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्ट आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। अच्छा, इसी से कनेक्टेड ये थर्ड स्टेटमेंट है। देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी बिजनेस दैट इज एलोकेटेड टू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इट विल बी अज्यूम्ड that it has been allocated to the prime minister, ठीक? तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है that seems counter intuitive, but ये भी सही है, and it is basically deriving from this particular thing itself, that it directly works under the prime minister. सेकेंड जो स्टेटमेंट कह रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये सही है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। अभी कौन है बाय द वे? मिस्टर राजीव गौबा, ठीक है, ही इज द कैबिनेट सेक्रेटरी राइट नाउ। ही इज द हाईएस्ट पोजीशन एन आईएएस ऑफिसर कैन अचीव इन हिज करियर। अच्छा, ये फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये गड़बड़ बात नहीं। मिनिस्ट्रीज के बीच, डिपार्टमेंट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन कहां होता है? ये तो बजट में लिखा होता है, राइट? किस मिनिस्ट्री के पास कितना पैसा जाएगा, और वो बजट कौन प्रिपेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां पे इसके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कोई रोल नहीं है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज ओनली 3। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के कुछ फंक्शंस की और बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक क्वेश्चन पूछें। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के कुछ फंक्शंस 4 कैटेगरी में हमने यहां पे डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट इज, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी फंक्शंस कंडक्ट होते हैं उनके लिए 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने आर्टिकल 77(1) में जाएं, आर्टिकल 77(1) में, सो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट प्रेसिडेंट कैन फ्रेम रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंगली 2 रूल्स पास किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ये क्या मतलब है? एलोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि भाई कितनी मिनिस्ट्रीज होंगी, किस मिनिस्ट्री के पास क्या फंक्शन होगा, एवरीथिंग इज रिटन इन दी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। अच्छा, जब आपने किसी को फंक्शन एलोकेट कर दिया है, बट उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में वो फंक्शन एग्जैक्टली कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, दैट इज गिवन इन दी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। कि भाई कौन सा डिसीजन ऐसा है जो एक डिपार्टमेंटल लेवल पे लिया जाएगा, कौन सा ऐसा है जिसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन होगा, कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसके लिए कैबिनेट पे बात जाएगी, कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसके लिए पीएम के लेवल के अप्रूवल की जरूरत है। ऑल दैट इज गिवन इन दिस रूल। इन दोनों रूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब ये सेकंड फंक्शन जो हमने देखा, यहां पे जो लिखा है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज वेयर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैव टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर। कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें क्या रोल प्ले करता है? सो हर मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज होते हैं उनकी एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरी बनाई जाती है और उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। ये मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। एंड थ्रू दिस वे इट हेल्प्स इन इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन कहा जाता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री। जब भी कोई कंट्री में मेजर क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, ऑब्वियसली यू विल नीड इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, एंड हु विल हेल्प इन दैट? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। एंड दैट इज व्हाई वी से कि इनका एक फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन भी है।
थर्ड ये है कि जो इसका नाम है कि भाई कैबिनेट का सेक्रेटेरिएट है, मतलब ये कैबिनेट यूनियन कैबिनेट और कैबिनेट की कमिटीज को सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब होता है भाई, यूनियन कैबिनेट की जब मीटिंग होगी, हु विल कन्वीन द मीटिंग विल बी कन्वीन्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जब मीटिंग होगी तो वहां पे कुछ एजेंडा डिसाइड होगा, हु विल डिसाइड दैट एजेंडा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जब मीटिंग होगी तो उसके डिस्कशन का रिकॉर्डिंग होगी, हु विल रिकॉर्ड दैट डिस्कशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ द पेपर्स ऑफ कैबिनेट। ठीक है, लास्ट फंक्शन अगर आप देखें, दैट इज इट इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल द मिनिस्ट्रीज नो द मेजर हैपनिंग्स ऑफ एवरी मिनिस्ट्री। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हर इंडिविजुअल मिनिस्ट्री को बाकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, दे शुड नो। हु परफॉर्म्स दिस फंक्शन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एक मंथली समरी ड्राफ्ट करता है, वो इन सबको भेजता है। इनफैक्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई डो नॉट नो इफ यू नो दिस और नॉट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस काम से इस फंक्शन से कोरिलेट भी कर सकते हैं, वो क्यों बैठ रहे हैं वहां पे। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक। यहां पे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि भाई प्रीएम्बल में कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था। बहुत ही बेसिक है, इंटीग्रिटी नहीं था। अगर आप देखें तो ये जो इंटीग्रिटी है, दिस वर्ड वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यूनिटी वाला फ्रेज था और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से उसको रिप्लेस किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ऑल्दो बहुत बेसिक है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, 3 वर्ड कौन से आए थे प्रीएम्बल में। आपके 3 वर्ड ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला फ्रेज देख रहे हैं, इसमें पहले यूनिटी था, इट वाज अमेंडेड एंड कन्वर्टेड इनटू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसका बाकी डिस्कशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट यहां पे एक फैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है अगर आपने कॉन्टेक्स्ट फॉलो किया हुआ है, अगर आपने नहीं सुना है देन ऑब्वियसली इट्स टफ टू डिडक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस इटसेल्फ। जीरो एफआईआर क्यों न्यूज में थी? मणिपुर वायलेंस का जो केस था वहां पे कुछ विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे और उस कॉन्टेक्स्ट में जीरो एफआईआर का बहुत डिस्कशन हुआ था। अगेन लास्ट डिस्कशन इसका जब बहुत प्रोमिनेंट रहा था, दैट वाज इन निर्भया केस ऑफ दिल्ली 2012। जीरो एफआईआर क्या होती है? सो जीरो एफआईआर के आने से पहले व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अगर कोई केस हुआ है जिसके अगेंस्ट आपको एफआईआर रजिस्टर करवानी है, देन यू हैव टू रजिस्टर द केस इन दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन who has the jurisdiction for that particular case। जो केस जिनके jurisdiction में हुआ है, you can file FIR only in that particular police station, but this creates delay and inconvenience in the justice। इसके लिए पुलिस स्टेशन पे, डिफरेंट पुलिस स्टेशन पे बार बार लोगों को भागना पड़ता था। सो to make it more convenient, एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया कि केस भले किसी भी पुलिस स्टेशन के jurisdiction में हुआ है, you can go to any police station and file an FIR। इसे जीरो एफआईआर क्यों बोल रहे हैं इस टाइप की एफआईआर को? बिकॉज जब आप किसी और ज्यूरिसडिक्शन में, किसी और पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करेंगे जिनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इन दैट केस दैट पुलिस स्टेशन विल पुट दैट एफआईआर, बट कोई नंबर नहीं देंगे, कोई सीरियल नंबर नहीं देंगे एफआईआर का। क्योंकि वो कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, इस वजह से इसे जीरो एफआईआर कहा जा रहा है। और फिर ये पुलिस स्टेशन रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर देगा जिनका ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये पुलिस स्टेशन आपस में सॉर्ट आउट करें कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दें, बट सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि दे हैव टू रन फ्रॉम दिस पुलिस स्टेशन टू दैट पुलिस स्टेशन। तो इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। ये जीरो एफआईआर आई कब थी? निर्भया केस के बाद एक जस्टिस वर्मा कमिटी बनी थी क्रिमिनल जस्टिस के रिफॉर्म के लिए। दैट जस्टिस वर्मा कमिटी गिव दिस रिकमेंडेशन और उसके बाद जीरो एफआईआर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम के लिए, मल्टीपल इश्यूज हुए हैं इससे रिलेटेड। चलिए पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साहब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बाय द वे पिछले क्वेश्चन का आंसर जो था आपका बी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस when the house is in session। ये गलत है। जो मेंबर्स की इम्यूनिटी होती है as part of parliamentary privileges, that is in case of arrest from civil cases।
क्रिमिनल केसेस के लिए चाहे हाउस सेशन में है चाहे नहीं है, देयर इज नो इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। सिविल केसेस में देयर इज अ लिमिटेड इम्यूनिटी। जब हाउस सेशन में है 40 डेज बिफोर दैट एंड 40 डेज आफ्टर इट। सेशन के 40 डेज पहले, सेशन के दौरान एंड आफ्टर 40 डेज ऑफ सेशन। इस पीरियड में नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड बिकॉज ऑफ अ सिविल केस। बट क्रिमिनल केस के लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ये बहुत प्रोमिनेंट था, जिसमें राज्यसभा चेयरमैन को ओपनली ये अनाउंस करना पड़ा था। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल हैज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू एमपीज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए आर्टिकल 105 क्लॉज 4, आर्टिकल 105 जहां से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जहां पे सारी प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मैक्सिमम कन्वेंशन से आ रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है। वहां पे क्लॉज 4 में ये लिखा है दैट ऑल द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विल बी अवेलेबल टू ऑल दोज मेंबर्स, टू ऑल दोज पीपल हु हैव द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट और पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री कमिटी। अगर आप हाउस में बोलने का हक रखते हैं, इफ यू कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री कमिटी, आपके पास वो सारी प्रिविलेजेस होंगी जो एमपी के पास है। अटॉर्नी जनरल, ऑल ऑफ यू नो दैट हैज द राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस ही हैज द प्रिविलेजेस। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दैट हाउस में पनिश एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बाय इंप्रिजनमेंट। ये सही है स्टेटमेंट। यहां पे हो सकता है ओवरथिंकर्स ने ये सोचा हो कि एनी पर्सन नहीं होगा, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए कर सकता हो। नहीं, चाहे मेंबर है चाहे नॉन मेंबर है, इफ दे हैव ब्रीच्ड द प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट हैज, द हाउस हैज सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट। या तो उन्हें वार्निंग देके छोड़ दे या उनको इंप्रिजनमेंट के लिए भेजे। इंप्रिजनमेंट अगर दिया जाता है तो इंप्रिजनमेंट कितने ड्यूरेशन के लिए होगा? द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन, वो जो पर्टिकुलर सेशन चल रहा है सिर्फ उसके दौरान पे इंप्रिजनमेंट के लिए भेजा जा सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। थर्डली, अगर वो जिसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रीच किए हैं, इफ दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उनको एक्सपेल भी किया जा सकता है। एंड दिस इज सेम एक्सपल्शन एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, कुछ रिलेटेड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो हमने ये देख लिया कि साहब आप सिविल केसेस में आपके पास फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सेशन 40 डेज बिफोर इट एंड 40 डेज आफ्टर इट। क्रिमिनल केसेस है तो आपके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। ठीक, थर्ड थिंग, आप चाहे किसी भी चीज के लिए अरेस्ट हो रहे हैं, बट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड विद इन द हाउस, विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हाउस, अनलेस यू हैव इन्फॉर्म्ड द स्पीकर। मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरेस्ट कर रही है, अगर वो मेंबर उस समय प्रीमाइसेस ऑफ हाउस के अंदर है, इन दैट केस यू हैव टू इन्फॉर्म द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। एक और चीज, अगर आप किसी भी मेंबर को अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, देन हाउस हैज टू बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड। कोई इम्यूनिटी नहीं है, आप करिए अगर क्रिमिनल केसेस है, बट यू हैव टू इन्फॉर्म द हाउस। अच्छा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट है, इंप्रिजनमेंट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि एक बार उसको जाके रिवाइज कर लें, क्योंकि जब भी कोई सिमिलर चीजें आती हैं यही एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, गो बैक एंड सी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो इम्यूनिटी है फ्रॉम अरेस्ट वो इससे कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिविया टाइप का क्वेश्चन है, बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सोशियो पॉलिटिकल राइट्स आर इंश्राइंड अंडर पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि या तो वो फंडामेंटल राइट में हो या डीपीएसपी में, बट आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज अ ह्यूमन राइट इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिख ट्रिविया जैसा रहा है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सी, यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की 75th एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर। 2023 और 2024 के जितने एग्जाम हुए हैं, in many of those exams they have asked one question with respect to the human rights. अभी यूपीएससी ने भी जितने पिछले लास्ट 3-4 एग्जाम लिए हैं जो 2023 एंड या 2024 स्टार्ट में हुए हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा ही गया है। अच्छा, अब ये सवाल ऑल्दो इंफॉर्मेशनल है, अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है पूरी तरीके से क्रैक नहीं कर सके, बट स्टिल देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि इसे क्रैक किया जा सकता है। आई विल टॉक अबाउट दैट, बट पहले देख लेते हैं आंसर। देखिए, फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन, ये हमारे आर्टिकल 25 में है, मतलब ये पार्ट 3 में है।
पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट ये यूएनएचडीआर में भी है, ये एक ह्यूमन राइट भी है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। हमें ऐसा चाहिए जो हमारे पास पार्ट 3 या पार्ट 4 में है बट ह्यूमन राइट नहीं है, राइट। सेकेंड है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये है हमारे आर्टिकल 39 में है, विच इज डीपीएसपी, एंड सेकेंडली ये यूएनएचडीआर में भी है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में अवेलेबल है। राइट टू प्रॉपर्टी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया बिकॉज इट इज नीदर इन पार्ट 3 नॉर इन पार्ट 4, ये तो आर्टिकल 300A में है, तो ये तो कैंसल हो गया। बट याद रहे ये ह्यूमन राइट है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉइंग चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स इन अ फैक्ट्री। देखिए इसे लॉजिकली क्रैक करना पॉसिबल था कि ये हमारे केस को फिट करता है, ये फंडामेंटल राइट तो है ऑब्वियसली आर्टिकल 23, बट ये ह्यूमन राइट नहीं है। ये कैसे लॉजिकली गेस किया जा सकता था? देखिए यहां पे ना सिर्फ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है बट एक स्पेसिफिक एज दे रहा है चाइल्ड की, 14 ईयर्स। देखिए चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए कि आपको लगता है कि ह्यूमन राइट है, बट व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर एज? चाइल्ड की एग्जैक्ट एज ह्यूमन राइट में भी सेम डेफिनेशन मिलना इट्स स्लाइटली टफ। इनफैक्ट हमारे जितनी भी चाइल्ड की डेफिनेशन है डिफरेंट लॉज में, दैट इज वेरी डिफरेंट। कुछ लॉज में 14 ईयर्स है, कुछ में 16 ईयर्स है, कुछ में 18 ईयर्स है। सो हमारी अपनी यूनिफॉर्मिटी है नहीं, सो इसके चांसेस कि एग्जैक्ट चाइल्ड की सेम एज ह्यूमन राइट में दी हो, दैट इज वेरी टफ थिंग। तो यहां पे थोड़ा सा एक हल्का रिस्क लिया जा सकता था कि साहब ये तो उस कैटेगरी को फिट कर ही रहा है, और फंडामेंटल ये राइट टू प्रॉपर्टी को तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर लिया था, तो पार्शली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इसका आंसर बाय द वे ओनली 1 है, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उससे पहले हम ये कुछ देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में। यहां पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1948 में आए थे, 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया था। इसी वजह से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। इंडिया ने ना सिर्फ ओरिजिनली रेटिफाई किया था 1948 में, इनफैक्ट इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहां पे ऑल्दो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इंडिया के, बट वन कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज वेरी प्रोमिनेंटली मेंशन्ड इन मेनी प्लेसेस इज दिस, कि हमारे डेलीगेशन में मिसेस हंसा मेहता थी। उन्होंने जो आर्टिकल 1 था यूएनएचडीआर का, वो पहले कहता था दैट ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। उन्होंने इसकी लैंग्वेज को जेंडर न्यूट्रल कराया था, एंड शी मेड श्योर कि ये ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो ये जो वर्डिंग है, एग्जैक्ट वर्डिंग, इसको जेंडर न्यूट्रल इंडिया ने करवाया था। एनीवे, थर्ड जो है, ह्यूमन राइट्स के कुछ 3 ट्रीटीज हैं जिनको इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए इनके नाम एटलीस्ट। पहला तो आपका यही हो गया, यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। थर्ड है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इंडिया ने तीनों ही रेटिफाई किए हैं। अभी सीडीएस में या सीएपीएफ में 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। ये सारे इंडिया ने रेटिफाई किए हैं। इंडिया ने एक ह्यूमन राइट से रिलेटेड कन्वेंशन रेटिफाई नहीं किया है, विच इज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये बार बार आर्टिकल भी आप देखते रहते होंगे कि इंडिया ने क्यों रेटिफाई नहीं किया, इसका डिस्कशन बहुत चलता है। अच्छा, यहां पे आपके लिए एक चेकलिस्ट की तरह ये है, मेक श्योर कि आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ लिया है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हम जनरली इग्नोर करते हैं। ह्यूमन राइट्स का जो हमारा एक्ट है 2006 का, उसमें कौन कौन सी बॉडीज बनी थी, मेक श्योर कि आपने वो देख लिया है, ठीक है। सो उतना बेसिक करके रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब सीबीआई और ईडी के बारे में डिफरेंसेस पूछे गए हैं, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो एक कंपैरेटिव क्वेश्चन बन गया है। ईडी पे हमने एक पहले क्वेश्चन किया है विद रिस्पेक्ट टू द मैंडेट, यहां पे एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट डायरेक्टर ऑफ ईडी इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी चेयर्ड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये सही है। Whereas the director of CBI is appointed on the recommendation of a committee chaired by Prime Minister। ये पूरा स्टेटमेंट सही है। डायरेक्टर ऑफ ईडी अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जिसके चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। मेंबर्स बाकी कौन होंगे, तो 4 सेक्रेटरी आएंगे, आई थिंक 3 सेक्रेटरी आएंगे, सॉरी।
सेक्रेटरीज, कोई मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सेक्रेटरीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड द थर्ड इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन तीन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी आएंगे एंड दे विल बी ज्वाइंड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि चेयरपर्सन होंगे। सीबीआई की रिकमेंडेशन कैसे होती है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, 3 मेंबर कमिटी। इसके जो चेयरपर्सन है पीएम, द मेंबर जो है वो बाकी जो 2 मेंबर है आपके एलओपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में वो, एंड थर्ड इज या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर आपके दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी हैव बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years टेन्योर। सही है, दोनों को 2 year की सिक्योरिटी है। 2021 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी जिसका डिस्कशन बहुत हुआ था, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दैट इज दिस कि इनका जो टेन्योर है 2 years का फिक्स है, बट आफ्टर दिस देयर टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड टिल 5 years, 1 year एट अ टाइम। ये जो 1 year एट अ टाइम की है, मतलब एक बार में 1 ही साल बढ़ा सकते हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया था दैट दिस प्रोविजन कैन हार्म द ऑटोनॉमी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कैरेटनिस्टिक अप्रोच हो गई है कि अगर आप गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं तो आपको 1 year का एक्सटेंशन फिर दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद 1 year का दे दिया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट सेड नो, दिस इज नॉट राइट। इसमें कोई भी ऑटोनॉमी हर्ट नहीं हो रही है, बिकॉज इनकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है दैट इज बाय अ कमिटी which has nothing to do with the government directly. Third statement है that ED is under the administrative setup, administrative control of Department of Revenue, Ministry of Finance. बिल्कुल सही है। ED की जो पेरेंट मिनिस्ट्री है that is Ministry of Finance, इसका Department of Revenue। CBI की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है? Ministry of Personnel। अगर आपने नहीं पढ़ा है, चांसेस आर आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। नो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद के पहले कभी रहा करता था किसी समय सीबीआई, बट फॉर मेनी इयर्स सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, ऐसी बहुत सी बॉडीज न्यूज में है जिनकी रिकमेंडेशन किसी कमिटी के बेसिस पे हो रही है, और उन कमिटीज की जो कंपोजिशन है दैट वेरीज अ लॉट। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव शोन यू वन टेबल जिसमें 3 कमिटीज थोड़ी मिलती जुलती हैं बट डिफरेंस है काफी। उनका यहां पे एक टैबुलेट किया गया है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि ऐसा टैबुलेशन आप बाकी बॉडीज, हर वो बॉडी जो कि किसी कमिटी से के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होती है, उसको एक जगह पे टैबुलेट कर दें सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर आप देखें तो ईडी के जो डायरेक्टर है वो तो कंप्लीटली डिफरेंट कमिटी है भाई। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन है और 3 सेक्रेटरी आएंगे 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से, हमने बात कर ली। बट ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो इसको हेड कर रहे हैं इस कमिटी को, वो खुद कैसे अपॉइंट होते हैं? तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बेस्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ वन कमिटी जिसके 3 मेंबर हैं, पीएम, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगर आप इस कमिटी को देखें तो एक छोटा सा डिफरेंस है सीबीआई के डायरेक्टर की कमिटी से। पीएम, एलओपी इन लोकसभा तो कॉमन है, बट जो थर्ड मेंबर है सीबीआई के केस में वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या कोई एससी के जज है। बट इन केस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वो थर्ड मेंबर जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। अब आप इलेक्शन कमिश्नर का जो नया बिल आया है उनकी अपॉइंटमेंट की कमिटी देखें तो पीएम और एलओपी इन लोकसभा ये कॉमन है, बट जो थर्ड मेंबर है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। कुछ नहीं लिखा गया है यूनियन मिनिस्टर, कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये बहुत सिमिलर है कंपोजिशन, स्टिल दे आर डिफरेंट। तो आपका एक छोटा सा काम ये रहेगा कि आप अपने एग्जाम के लिए प्लीज इस टाइप की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं जो किसी कमिटी के बेसिस पे हो रही हैं उनको एक जगह टैबुलेट कर दें सो दैट आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिक सवाल बट फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नया नहीं है। सो सवाल ये है कि साहब अगर डीपीएसपी अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाए सो विच ऑफ द अबव प्रोविजंस कैन, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कैन बी अचीव्ड। ठीक है, अब ये बेसिकली पूछना यही चाह रहा है कि डीपीएसपी में कौन से फ्रेजेस हैं इनमें से, बट उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये जो पहला है इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आप डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 48 देखें तो आर्टिकल नंबर 48 टॉक्स अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई अगर आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी,
राइट। तो बेसिकली ये पूछने की जगह कि क्या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डीपीएसपी में आता है, इन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या होगा। सो इट्स स्लाइट ट्विस्ट बट अदरवाइज बेसिक है। तो पहला तो होगा। सेकंड कह रहा है इंक्रीज इन इंडियाज गिनी कोफिशिएंट। यहां पे एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का नॉलेज आपको चाहिए था, दैट गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, और ये 0 to 100 की स्केल में मेजर किया जाता है। 0 मींस एब्सोल्यूट इक्वालिटी, 100 मींस एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। मतलब गिनी कोफिशिएंट जितना बड़ा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा। सो इट इज सेइंग कि इंडिया का गिनी कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट राइट। इंडिया में इनइक्वालिटी कैसे बढ़ जाएगी अगर आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेंगे? इनफैक्ट इनइक्वालिटी डिक्रीज होगी। आर्टिकल अगर आप 38 पे जाएं तो इट सेज दैट स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, राइट। तो सेकंड जो है दैट इज इनकरेक्ट। थर्ड और फोर्थ सही है। थर्ड कह रहा है कि साहब इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया तक पहुंच जाएगा। ये 33 बाय द वे क्या नंबर है? हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट है ये है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस आर्टिकल को देखें डीपीएसपी के आर्टिकल 48A, ये 1976 की जो अमेंडमेंट थी, 42nd अमेंडमेंट, उसके बाद आया था। ये कह रहा है कि साहब स्टेट शैल स्ट्राइव टू इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपका फॉरेस्ट कवरेज का एरिया है वो बढ़ेगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर थर्ड आपका फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा था कि इंडिया का जो कल्चरल टूरिज्म का पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि साहब आर्टिकल 49 में डीपीएसपी कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को कंजर्व करेंगे तो हिस्टोरिकल आपका जो कल्चरल टूरिज्म है वो इंप्रूव होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बेसिकली आपका एक को छोड़ के बाकी सही है, तो ओनली 3 आपका आंसर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिक सवाल है बट स्टिल मेनी ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग। इसका ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर ए निकाला बट आंसर इज सी। ये सवाल क्या कहता है? ये कह रहा है कि कोई एक कंट्री इमेजिन कर लो जिसके पास जो पॉलिटी है, जिसका पॉलिटिकल सेटअप है वो डेमोक्रेटिक है, यूनिटरी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म है। अब बताओ कि इनमें से कौन से सेट ऑफ फीचर्स आर मोस्ट लाइकली। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे सेट ऑफ फीचर्स लिखे हैं वो इन कंडीशन को वायलेट ना करें। सेकेंडली वो डायरेक्टली इससे फ्लो करें। इट मींस कोई एक्स्ट्रा अजम्पशन लिए बिना वो सेट ऑफ फीचर्स फुलफिल होने चाहिए। देखते हैं। देखो ए और सी में लोग कंफ्यूज थे, तो ए और सी को बाद में बात करते हैं, पहले बी और डी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बी में कह रहा है साहब सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल सही बात है, ये यूनिटरी से आ रहा है। यूनिटरी सेटअप में सिंगल सिटीजनशिप होती है, राइट, क्योंकि आपका एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ये भी ठीक बात है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म से आ रहा है। देखो जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो रियल पावर, रियल हेड इज बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट, पीएम। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं दे आर नॉमिनल, ये ठीक है। बट गड़बड़ यहां हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नहीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म में तो डिपेंडेंस है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर फ्रॉम द लेजिस्लेचर, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन डी में आते हैं। ये कह रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर, ये प्रॉब्लमेटिक है। देखो बाइकेमरल लेजिस्लेचर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है फेडरलिज्म का। ऊपर फेडरलिज्म तो नहीं लिखा है, यूनिटरी लिखा है। यूनिटरी में बाइकेमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, बट ये नेसेसरी फीचर नहीं है। नेसेसरी फीचर किसका है? फेडरलिज्म का है। आई एम अगेन रिपीटिंग, यूनिटरी में बाइकेमरल हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर, बट ये नेसेसरी फीचर इज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल ऊपर लिखा नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, जिसको ज्यादातर स्टूडेंट ने मार्क किया है, ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए कि सिंगल टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ये तो ठीक है, चलो यूनिटरी। ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर है, ये भी ठीक है पार्लियामेंट्री फॉर्म की वजह से, बट व्हाट अबाउट दिस इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ये कहां से आ गया? भाई डेमोक्रेसी मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट इज नॉट अ नेसेसरी फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये नेसेसरी फीचर है रिपब्लिक का। रिपब्लिक तो ऊपर नहीं दिया है, राइट? या फिर मान लो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी दिया होता, तब भी आप बोलते कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट पावरफुल होता है, तो वो इलेक्टेड होगा।
बट इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट आप सिर्फ डेमोक्रेसी से या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इन्फर नहीं कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है, यहां पे एक अजम्पशन लग रही है और ऑप्शन सी विदाउट अजम्पशन सॉल्व हो रहा है। अगर आप ऑप्शन सी को देखें, सिंगल सिटीजनशिप मतलब यूनिटरी की वजह से, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ये पार्लियामेंट्री फॉर्म की वजह से, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ये डेमोक्रेसी की वजह से। तो यहां पे ना तो आपने किसी कंडीशन को वायलेट किया और ना ही कुछ अजम्पशन ली। दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बेसिकली आपका है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगेन ऑल्दो है स्टैटिक सवाल, बट देयर इज वन इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। उसका जो फर्स्ट सेरेमनी होती है दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो सुप्रीम कोर्ट के यहां तो हमने स्टैटिक सवाल दिए हैं, बट आपको सुप्रीम कोर्ट का इवोल्यूशन भी पढ़ लेना चाहिए, कैसे कैसे क्या हुआ था। थोड़ा ब्रीफली हम बात कर लेंगे, बट पहले स्टेटमेंट्स यहां जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सब इसका पहला स्टेटमेंट कहता है कि पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाइज विद द पार्लियामेंट, और हाई कोर्ट के केस में दिस पावर इज विद द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 124 कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्रीज। इनफैक्ट शुरुआत में 1950 में ये नंबर ऑफ जजेस 7 होते थे, 7 + 1, बट आज आप देखें तो ये 31 है, राइट। ये कैसे इंक्रीज हुए? पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था। इन केस ऑफ हाई कोर्ट क्या पार्लियामेंट के कोई लॉ की जरूरत है? नहीं, प्रेसिडेंट सिंपली नोटिफिकेशन दे सकते हैं। लॉजिकली भी सोचो, सुप्रीम कोर्ट तो एक है, अब उनके नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने के लिए आप लॉ पास कर सकते हो, बट हाई कोर्ट इतनी सारी हैं, उनके जजेस के लिए बार बार अगर आप लॉ पास करेंगे इट्स अ टिपिकल प्रोसेस। उससे इजी ये है कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी लॉजिक पे जाता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि साहब पावर टू एस्टैब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेस्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी सही है। देखो, रीजनल बेंच का डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और इस साल नहीं बहुत सालों से हो रहा है। इस साल भी आया है इसका डिस्कशन। रीजनल बेंच का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा कहीं और बैठे। ये कौन डिसाइड करेगा? यस, पावर इज विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन डिसाइड कि दिल्ली के बाहर कहीं और बेंच लगानी है कि नहीं लगानी है। ये आर्टिकल 130 से डिराइव होता है। लॉजिकली इसे भी सोचा जा सकता है और याद रखा जा सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगा कहां नहीं बैठेगा ये इंटरनल मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ाने और घटाने की बात नहीं हो रही है। इट इज जस्ट अ मैटर कि ऑफिस आपका दिल्ली में है या दिल्ली के बाहर भी है। तो इसी वजह से ये जो पावर दी गई है दैट रेस्ट्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड कह रहा है कि साहब डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन मैटर ऑफ पार्लियामेंट कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एससी, बट इलेक्शन डिस्प्यूट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट्स का। गलत है। दोनों ही, चाहे वो पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर से, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का। इलेक्शन डिस्प्यूट किसके कौन से इलेक्शन डिस्प्यूट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, दैट इज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो दैट कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट यहां पे जो दोनों दिए गए हैं दे कम अंडर दी हाई कोर्ट, जो भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। फोर्थ कह रहा है कि साहब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल हैपन इन इंग्लिश। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कुछ ज्यादा टफ नहीं, इसमें आसान था ये। सो आर्टिकल 348 कहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट सेज अदरवाइज विल हैपन इन इंग्लिश। तो अगर पार्लियामेंट बाय लॉ चाहे तो कुछ और लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स करवा सकता है, बट ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया गया है, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो इंग्लिश में होती है। सेम आर्टिकल सेज कि सारे हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है दैट विल आल्सो हैपन इन इंग्लिश, बट इसमें नेक्स्ट क्लॉज कहता है ये कि साहब अगर गवर्नर चाहे, स्टेट गवर्नर चाहे, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट सम रीजनल लैंग्वेज will be used in the proceedings of that particular high court। तो ऐसा बहुत सारे स्टेट गवर्नर ने किया है, एंड बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पे प्रोसीडिंग रीजनल लैंग्वेज में होती है। बट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को लॉ पास करके कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ पास किया नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का इवोल्यूशन आई सेड कि आपको पढ़ लेना चाहिए, तो थोड़ा सा ब्रीफ में देखो। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वहां पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन आया था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, बट वो सबसे पावरफुल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पूरी टेरिटरी में उनका कंट्रोल था। वो सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो सिटीजन के जो पीपल हैं
उनके केसेस को सुनती थी। फिर 1861 वाला एक्ट आता है। 1861 में क्या होता है कि हाई कोर्ट्स बन जाती हैं बहुत सारी स्टेट्स में। अब वो जो हाई कोर्ट होती है, दे यूज्ड टू एक्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोविंस और स्टेट। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनी थी उनको एबॉलिश कर दिया जाता है 1861 में, और हाई कोर्ट्स बना दी जाती हैं एज द हाईएस्ट कोर्ट्स। फिर 1935 का एक्ट आता है। 1935 के एक्ट में एक फेडरल कोर्ट बनाई जाती है। उस फेडरल कोर्ट को फिर हाई कोर्ट से ऊपर रख दिया जाता है कि भाई जो अपील्स हैं हाई कोर्ट के अगेंस्ट वो यहां पे आएंगी। ठीक, ये फेडरल कोर्ट का सेटअप चलता है। और 1950 में 28 जनवरी 1950 में आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अभी आप देख रहे हैं वो इनॉग्रेट हो जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा इवोल्यूशन का बेसिक है, आप एक बार बुक से, स्टैटिक बुक से फिर से देख लें, और जो नेक्स्ट साइज के स्टूडेंट है आपके नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दी क्वेश्चन आर, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में बेसिक है, ज्यादा टफ नहीं है ये सवाल। सो क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर आपके पार्लियामेंट में पहला जो भी सिटिंग होती है दोनों हाउसेज में, उसका पहला आवर होता है, मतलब 11 to 12 PM वाला, 11 AM से 12 PM का जो स्लॉट होता है, ये स्लॉट दिस इज फॉर दी क्वेश्चन आर, जिसमें मेंबर जो है मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो मिनिस्टर से तो क्वेश्चन पूछते ही है, बट व्हाट अबाउट जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि क्वेश्चंस कैन बी एड्रेस टू बोथ मिनिस्टर एज वेल एज प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब नॉन मिनिस्टर। क्या नॉन मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं पूछ सकते? मान लो इफ अ प्राइवेट मेंबर हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन बिल, मान लो प्राइवेट मेंबर हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन नोटिस, मोशन और एनीथिंग, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है किसी मेंबर को, तो भाई वो क्वेश्चन तो प्राइवेट मेंबर को ही एड्रेस होगा ना, राइट? सो प्राइवेट मेंबर को बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ज्यादा क्वेश्चन हम मिनिस्टर से ही पूछेंगे, बट पॉसिबिलिटी है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सब स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर अ रिटन आंसर वेयर एज अनस्टार्ट क्वेश्चंस रिक्वायर ओरल आंसर। गलत है, उल्टा है। स्टार्ट क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसके आगे एक स्टार मार्क लगा देते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में। स्टार क्वेश्चन की जो आंसरिंग है दैट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, आपको वहीं पे खड़े होकर देना पड़ेगा आंसर। अनस्टार्ट क्वेश्चन के केस में आप रिटन आंसर दे सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन केस ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टार्ट क्वेश्चन आप ओरल पूछ रहे हो तो तुरंत आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट इन केस ऑफ अनस्टार्ट क्योंकि वो रिटन है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछोगे कैसे? फिर एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी कि आपके पास रिप्लाई आया फिर आप पूछ रहे हो। सो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो जो ओरल क्वेश्चन है उसमें आप तुरंत सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का आपको हक है। सो इसका आंसर बेसिकली आपका हो जाएगा 1 और 3। लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर डिस्कशन इज विद रिस्पेक्ट टू दी क्राइटेरिया टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर कास्ट और अ कम्युनिटी एज ST और SC। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, एंड हियर इज अ लेसन। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है इसका इंस्पिरेशन यूपीएससी के एक एग्जाम से आ रहा है, GSI के एग्जाम से। एक जो प्रोविजन है यूपीएससी ने अपने उस एग्जाम में यूज किया था, तो हमने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, दैट इज वाई हमने वहां से इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन रखा है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम इट वॉज अ शॉकर। जो बेयर एक्ट पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत केक वॉक है, लेकिन जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं देखते हैं उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट कहता है प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई अ ट्राइब टू बी डीम्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम स्टूडेंट को यह शॉक हो गया होगा कि ट्राइब को SC कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? कर सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखिए, आप समझ जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 एंड 342 दे टॉक अबाउट द इंक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इनटू लिस्ट ऑफ SC और ST। आर्टिकल 341 SC से डील करता है। यहां पे ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ें। ये कह रहा है प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई द कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स टू बी डीम्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट इन रिलेशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप किनको किनको शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट किनको किनको कर सकते हैं? किसी कास्ट को, किसी रेस को, किसी ट्राइब को। शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट के पास राइट है। 341 आर्टिकल का
क्लॉज 2 कहता है, यहां क्लॉज 1 आपको सिर्फ दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लॉज 2 कहता है कि ये जो लिस्ट प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे इनको पार्लियामेंट बाय लॉ कैन ऑल्सो अमेंड दिस लिस्ट। जो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे इनको पार्लियामेंट बाय लॉ कैन अमेंड। लेकिन इस सवाल के सेकंड स्टेटमेंट में आ जाइए, प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई अ कास्ट टू बी डीम्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, ये नहीं हो सकता। अगेन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से फॉलो कर रहा है। आर्टिकल 342 जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के इंक्लूजन से डील करता है, वहां ये कहता है प्रेसिडेंट मे विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज टू बी डीम्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहां पे जो कम्युनिटी डिक्लेयर की जा सकती है एसटी, उसमें कास्ट नहीं लिखा गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ना कास्ट लिखा गया है ना रेस लिखा गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी लिखा गया है। मतलब वो पहले से ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी होनी चाहिए, तभी उसको एसटी डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है साहब प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई अ कास्ट टू बी डीम्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली आफ्टर प्रायर कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। बिल्कुल सही बात है, इनफैक्ट सेम आर्टिकल में ये लिखता है। अगर आप आर्टिकल की लैंग्वेज देखें तो यहां पे कह रहा है प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूटी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर। मतलब अगर आप किसी स्टेट के लिए कुछ एसटी किसी को डिक्लेयर कर रहे हैं या एससी डिक्लेयर कर रहे हैं, सेम प्रोविजन इज इन 342। अगर आप यहां पे भी देखें, यहां पे भी सेम लैंग्वेज है। इट मींस इफ यू वांट टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एज एसटी और एससी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट प्रोविजन पे। ये कह रहा है अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज नेसेसरी फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वही आर्टिकल्स हैं, बट उसके बाद डिटेल गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री की, इन दैट दिस इज द प्रोसेस दैट इज रिटन हियर। सो अगर किसी स्टेट में एसटी या एससी डिक्लेयर करना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, व्हाट इज द प्रोसीजर? सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस दैट प्रपोजल शुड कम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट कि साहब इस पर्टिकुलर ट्राइब को यहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना है। सेकेंड स्टेप इज दिस कि ये दिस प्रपोजल विल गो to the Ministry of Tribal Affairs. Then Ministry of Tribal Affairs will send it for the concurrence of two organization. दो ऑर्गेनाइजेशन के कंकरेंस के बिना किसी भी कम्युनिटी को एसटी या एसटी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल कमीशन फॉर एसटी ट्राइब्स के लिए, नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए। सेकेंड इज आपको ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास अपना प्रपोजल भेजना पड़ेगा, राइट? ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की कंकरेंस लगेगी। देन आफ्टर दैट यू कैन अमेंड दिस ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950। ये क्या है? सो इन 1950 प्रेसिडेंट पास दिस ऑर्डर जिसमें लिस्ट लिखी गई है सारे शेड्यूल्ड ट्राइब की। इस लिस्ट को अमेंड आप तभी कर पाओगे जब ये ऊपर के 3 स्टेप आपने कवर कर लिए। सो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन इज नेसेसरी। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ पॉलिटी। I hope you got to learn something new. ये लास्ट अनुभव था, so I wish you all the best for your prelims examination. Thank you very much.